रेणुका, यह देखो मैं क्या लाया। तुम मुझे कहती थी ना कि एक दिन कुछ बड़ा करके दिखाओ। ये देखो आज मैं कितना बड़ा हाथ मारकर लाया हूँ। हे भगवान, यह तो सोने के कंगन लग रहे हैं। ये आप कहाँ से लेकर आए? वहीं से जहाँ मैं काम करता हूँ। इसका मतलब यह कंगन जमींदार जी की पत्नी के हैं। हे भगवान, मूर्ख आदमी, यह तूने क्या कर दिया? मैंने तुझे काम धंधे के बारे में बोला था कि कुछ बड़ा करके दिखाओ, और तुम चोरी कर आ रहे हो। तुमने मेरे कहने का ये मतलब निकाला? बेवकूफ कहीं के। अगर उन्हें पता चला तो जो काम हो बड़ी मुश्किल से मिला है वह भी छूट जाएगा, और तो और हमें धक्के देकर इस गांव से बाहर निकाला जाएगा। अरे तुम इतनी चिंता क्यों करती हो? जरा इन कंगनों को तो देखो। इसमें तो न जाने कितने महीना का गुजारा हो जाएगा। तुम फालतू की बातें क्यों सोचती हो? जब भी मुंह खोलती हो उल्टा ही बोलती हो। और तुम इतनी जल्दी घर कैसे आ गए? उन्होंने तुमसे कुछ पूछा नहीं? मैंने तुम्हारी बीमारी का बहाना बना दिया और जल्दी घर आ गया। दरअसल क्या हुआ था, जमींदार जी और उनका पूरा परिवार बाहर शादी पर गया हुआ था। वह शादी से लौटे तब उनका बेटा बाहर खेल रहा था और खेलते खेलते वह गिर गया। उसको चोट भी लगी थी। वही देखने के लिए मालिक और मालकिन उसके पास दौड़ पड़े। मैं भी जा ही रहा था, तभी देखता हूं तो क्या, मालिक के कमरे में सारे जेवरात ऐसे ही नीचे पड़े हुए हैं। मुझे लगता है मालकिन जेवरात रख रही थी, तभी उनके बेटे की आवाज आ गई और को जेवरात वहीं छोड़कर ऐसे ही बाहर चली गई। मेरी नजर इन कंगनों पर पड़ी। मैं चुपके से 2 कंगन चुरा लिया और मालिक से कहा कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं जल्दी आ गया। सच में तुम्हें अक्ल नाम की चीज ही नहीं है। अब तक तो उन्हें पता चल गया होगा कि कंगन तुमने ही चुराए हैं। तुम जैसे ही वहां से निकले तो उन्हें पता चल गया होगा कि उन गहनों में कंगन नहीं है, और तुम भी वहां से निकल आए। अरे मैंने कहा ना, फालतू की बातें क्यों करती हो? किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। तभी वहां पर जमींदार और उसकी पत्नी आती है और बोलती है, देखा आपने, मैंने कहा था ना कि इसी ने चोरी की है। सुन लिया ना अपने कानों से। मैं आपसे कितने दिन से कह रही थी कि यह आदमी सही नहीं है। आपने मेरी एक न सुनी और इसे काम पर रख दिया। देखा, मेरी बात न मानने का अंजाम। आखिर इसने अपनी औकात दिखाई दी। क्यों रे मंगरू, तुझे शर्म नहीं आई? एक तो मैंने तुझे काम पर रखा, तुझ पर इतना भरोसा किया, और तूने बदले में धोखा दिया। मेरी पत्नी ने मुझे कितनी बार समझाने की कोशिश की, लेकिन मैं तुझ पर दया दिखाई। मुझे लगा तुम एक गरीब और नेक दिल हो, शरीफ हो, इसलिए मैंने तुझ पर भरोसा किया। और तो और, मैं तो आज भी मानने के लिए तैयार नहीं था कि तू यह सब कुछ कर सकता है। अगर यह मुझे जबरदस्ती यहाँ नहीं लेकर आती तो मुझे तो यकीन ही नहीं होता। ऐसे लोगों को इस गांव में रहने का कोई अधिकार नहीं है। आप चलिए सरपंच जी के पास, हम इसे अभी इसी वक्त इस गांव निकालते हैं। नहीं नहीं मालकिन, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आइंदा ऐसा कुछ नहीं करूंगा। मेरे परिवार के लिए मुझे माफ कर दीजिए। मेरा छोटा सा बेटा है, पत्नी है। मैं कहाँ जाऊंगा? मेरे मन में लालच आ गया था। मुझे माफ कर दीजिए। एहसान फरामोश, धोखेबाज, तुझे माफ कर दूं? बिल्कुल भी नहीं। तुझे तेरी किए की सजा मिलकर रहेगी। फिर मंगरू को सरपंच जी के पास ले जाया जाता है। सरपंच जी, मुझे एक बार माफ कर दीजिए। मैं आइंदा ऐसा कुछ नहीं करूंगा। मैं वादा करता हूँ, इस बार माफ कर दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। नहीं सरपंची, इसकी बात सुनने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपने इसे आज माफ कर दिया तो यह कल को किसी और के घर में भी चोरी करेगा। रहते हमारा गांव सुरक्षित नहीं रह पाएगा। ऐसे लोगों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। मेरी मानिए तो आप इसे इस गांव से निकाल ही दीजिए।
इसी में हमारे गांव की भलाई है। जमींदार जी सच कह रहे हैं। अगर तुम जैसे को हमारे गांव में रखा तो तू न जाने कितने घर में चोरी करेगा। तुझे माफी नहीं मिलेगी। आज तक हमारे गांव में किसी के घर चोरी नहीं हुई। यह पहली बार हुआ है। अगर तू यहां रहा तो और लोगों को भी गंदा करेगा। तेरी देखा देखा कल को और लोग भी चोरी करने लगेंगे। और हम इस गांव में गंदगी नहीं चाहते। हमारे गांव में पहली बार चोरी हुई है और यही चोरी आखिरी बार भी और कुश्ता भी होगी, ताकि तेरा अंजाम देखकर किसी के मन में चोरी करने की बात ना आ सके। तुझे और तेरे परिवार को इस गांव में रहने का कोई अधिकार नहीं। निकल जा इस गांव से। आइंदा हमारे गांव में दिखाना भी मत। सरपंच जी, मेरी बात तो सुनिए। मैं अपने परिवार को लेकर कहां जाऊंगा, कहां रहूंगा? मुझे एक मौका तो दीजिए। यह तो तुझे चोरी करने के पहले सोचना चाहिए था। अब हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। तुम्हें जहां जाना है तुम जाओ। हमने फैसला सुना दिया है। अब निकल जाओ यहां से। सरपंच जी उसकी एक नहीं सुनते और मंगरू सहित उसके परिवार को गांव से निकाल दिया जाता है। फिर मंगरू दूसरे गांव अपने एक चाचा के घर जाता है और उन्हें झूठ बोलता है। पता नहीं चाचा जी, किसने चोरी की थी? मेरी तो कोई गलती भी नहीं थी। उस जमींदार ने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया। पता नहीं किस जन्म का बदला ले रहा था। और हमारे गांव का सरपंच भी उसी की सुनता है। आजकल हम गरीबों का कोई नहीं है। जिसके पास पैसे हैं उसी की सुनी जाती है। मैंने बहुत मिन्नतें की, बहुत गिड़गिड़ाया, फिर भी सरपंच ने मेरी एक न सुनी और हमें गांव से निकाल दिया। उन गांव वालों को जरा भी तरस नहीं आया कि मैं अपनी पत्नी और बच्चे को लेकर कहां जाऊंगा। किसी ने मेरे बारे में नहीं सोचा। मेरा आपके सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है चाचा जी, इसलिए मैं आपके पास आ गया। देखो मंगरू, तुम तो तुम्हारी चाची को जानते हो। अरे वो तो अपने मायके वालों को भी यहाँ नहीं रहने देती, तो तुम्हें कहां से रहने देगी? तुम बुरा मत मानना, लेकिन उसका स्वभाव ही ऐसा है। माफ करना, मगर लेकिन मैं तुम यहां नहीं रख सकता। ऐसा मत कीजिए चाचा जी, पहले से ही मैं किस्मत का मारा हूं। एक तो उन गांव वालों ने मुझे झूठा इल्जाम लगाकर गांव से निकाल दिया। मैं बड़ी उम्मीद लगाकर आपके पास आया हूं। मेरे पास आपके अलावा कोई रास्ता नहीं है। अब आप भी मेरी मदद नहीं करेंगे तो मैं कहां जाऊंगा? मंगरू, मैं चाहे लाख कोशिश कर लूं, लेकिन तुम्हारी चाची को नहीं मना पाऊंगा। लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे रहने का इंतजाम करता हूं। तुम एक काम करो, हमारे गांव के बाहर एक झोपड़ी है, वहां एक बूढ़ी अम्मा रहा करती थी। 2 साल हो गए वह गुजर गई। उनका इस दुनिया में कोई रिश्तेदार नहीं था। तब से वह झोपड़ी ऐसे ही पड़ी है। तुम उस झोपड़ी को थोड़ा साफ कर लो। मैं सरपंच जी से इस बारे में बात कर लूंगा, तो गांव में किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। और मैं तुम्हें किसी न किसी के पास मजदूरी का काम भी लगा दूंगा। मैं तुम्हें अभी थोड़े पैसे दे देता हूं, उससे तुम थोड़ा राशन का सामान लेकर आ जाओ। और याद रहे, तुम्हारे चाची को इन पैसों के बारे में पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो वो मुझे भी तुम्हारे पास झोपड़ी में भेज देगी। जब तक तुम्हें काम नहीं लग जाता, तुम इन पैसों में गुजारा कर लो। ठीक है चाचा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पता नहीं आप नहीं होते तो मेरा क्या होता। मैं क्या करता, कहां जाता, अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करता? मैं और मेरा परिवार तो भूखा ही मर जाता। तू इतनी चिंता मत कर मंगरू, ऊपर वाला सब देख रहा है। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा।
फिर मंगरू अपनी पत्नी और बेटे को लेकर उसे झोपड़ी में रहने लगता है। तुमने अपने चाचा से झूठ क्यों बोला कि तुम पर झूठा इल्जाम लगाया गया था? और मैं क्या करता रेणुका? अगर सच बता देता तो चाचा भी मुझे धक्के मारकर इस गांव से निकाल देते। और वो कौन सा मेरे सगे चाचा है? ये मेरे दूर के चाचा है। मैंने झूठ बोला इसलिए उन्होंने मुझे पैसे भी दिए और यहां रहने के लिए झोपड़ी ही सही लेकिन दे तो दिया ना। अगर सच बोलता तो यह नहीं मिलता। पता नहीं हम कहां भटक रहे होते। तो शुक्र मनाओ, ये सब कुछ मेरे झूठ बोलने की वजह से मिला है। फिर 2-3 दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। फिर एक दिन चाचा जी मंगरू को उसे गांव के रईस आदमी के पास लेकर जाते हैं। मालिक, यह मेरा भतीजा मंगरू है। इस काम के बहुत जरूरत है। आपके पास कोई भी छोटा मोटा काम हो तो जरूर बताएं। अरे सुखिया, तुम बहुत सही समय पर आए हो। दरअसल मुझे एक आदमी की जरूरत थी। तुम तो जानते हो हमारे गांव के बाहर एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर है जहां दर्शन लेने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। इसलिए मैंने धर्मशाला बनाई है। अब उस धर्मशाला की देखरेख करने, ख्याल रखने भी तो कोई होना चाहिए ना। वहां बहुत दूर दूर से और बड़े बड़े लोग आएंगे तो उनके अच्छे से ख्याल रखना है। उनके रहने का, खान पान का अच्छे से ध्यान रखना है। और इस काम के लिए मुझे एक आदमी की जरूरत थी, लेकिन आदमी भरोसे वाला होना चाहिए। मालिक, आप चिंता मत कीजिए। यह मेरा भतीजा है। स्वभाव का बड़ा ही प्यारा है, लेकिन किस्मत का थोड़ा मारा है। इसीलिए मजबूरन झोपड़ी में रह रहा है। इसका एक बेटा है, पत्नी है, परिवार है। फिलहाल कोई काम नहीं है। आप इस पर पूरा भरोसा कर सकते हो, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। ये आपको कभी कोई शिकायत का मौका नहीं देगा। यह उसे धर्मशाला का बहुत अच्छे से ख्याल रखेगा। वहां आए हुए लोगों को कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। यह उनका बहुत अच्छे से ध्यान रखेगा। आप निश्चिंत रहिए। ठीक है, तो मंगरू, तुम आज से ही काम पर लग जाओ। और हाँ, तुम्हें झोपड़ी में रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। धर्मशाला के ही एक कमरे में तुम अपने परिवार के साथ रह सकते हो। अगर तुम दिन रात वही रहोगे तो मुझे कोई चिंता ही नहीं रहेगी। और हाँ, तुम्हें मैं महीने के महीने तनख्वाह भी दूंगा। तुम उसकी चिंता मत करो। मालिक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा मैं आपका एहसान कैसे चुकाऊंगा। सच में आप तो साक्षात मेरे लिए ईश्वर का ही रूप हो। आपने मुझे रहने के लिए घर भी दे दिया और काम भी। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं आज बहुत खुश हूं। मैं वादा करता हूं मालिक, मैं अपना काम पूरी ईमानदारी से करूंगा। आपको कभी कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। मंगरू घर जाकर रेणुका को सारी बातें बताता है। रेणुका ये बातें सुन बहुत खुश हो जाती है। फिर मंगरू और उसका परिवार उस धर्मशाला के कमरे में रहने लगता है। रेणुका, सच कहूं तो उस झोपड़ी में मैं तो मेरा दम ही घूट रहा था। यह कमरा कितना अच्छा है ना, और कितना आलीशान है। जी, आपने सच कहा। भला हो उनका जिन्होंने आपको काम भी दे दिया और इतना अच्छा मकान भी दे दिया। सचमुच ये बहुत अच्छा है। ऐसे ही दिन गुजरते चले जाते हैं। उस मंदिर में दर्शन के लिए दूर दूर से लोग आते, तो रात में ढेर वहीं रुक जाते थे। और मंगरू उनके अच्छे से ख्याल रखता और उन कमरों की साफ सफाई अच्छे से करता। ऐसे ही दिन गुजरते चले जाते हैं। फिर मंगरू तनख्वाह लेने के लिए उसके सेठ के घर जाता है, तो सेठ जी उसे कहते हैं, शाबाश मंगरू, तुमने अपना काम बहुत अच्छे से किया। हमें तुम्हारे जैसे की ही जरूरत थी। लोग तुम्हारी बहुत तारीफ कर रहे थे कि तुम कमरों को बहुत अच्छी तरह से रखते हो।
साफ सफाई से रखते हो और हमारे गांवों में आए हुए मेहमानों का बहुत अच्छे से ख्याल भी रखते हो। ऐसे ही ईमानदारी से काम करते रहो। जी सेठ जी, बिल्कुल, सब आपकी ही कृपा है। एक बात बताओ, तुम तुम्हारे बेटे को स्कूल क्यों नहीं भेजते? मैं कल उससे मिला था। वह तो बहुत होशियार है। मैंने उससे कुछ सवाल किए, उसने मुझे सही जवाब दिए और उसने मुझे बताया कि वह कभी स्कूल ही नहीं गया। मैं तो हैरान रह गया। तुम्हारा बेटा बहुत होशियार है मंगरू, तुम्हें उसे पढ़ना चाहिए और मेरा मन कहता है वह एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। जी मालिक, मेरा बेटा बहुत होशियार है, लेकिन क्या करूं मलिक, मेरी तकदीर ही ऐसी है कि मैं उसे स्कूल भेज ही नहीं पाया। मेरे पास इतने पैसे ही नहीं थे। अभी भी घर का गुजारा हो जाता है, वही काफी है। मालिक, पढ़ने लिखने की बात हम जैसे गरीबों के लिए नहीं है, वह तो बस अमीरों के लिए है। हम अपना घर चलाएं या बच्चों को पढ़ाएं। अभी के लिए मैं उसे स्कूल में भेज भी दूं, लेकिन आगे जैसे जैसे कक्षा बढ़ेगी उसकी पढ़ाई लिखाई में ज्यादा पैसे लगेंगे। और मेरा क्या है मालिक, आज काम है कल नहीं। ऐसे में मैं उसकी पढ़ाई का खर्चा कैसे उठा पाऊंगा? इसलिए मैंने उसे कभी स्कूल भेजा ही नहीं। नहीं मंगरू, मुझे लगता है तुम्हें उसे पढ़ना चाहिए। फिर भी तुम्हारी बात अपनी जगह ठीक है, लेकिन क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारा बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने, तुम्हारा नाम रोशन करे? बिल्कुल मलिक, कौन सा पिता ये नहीं चाहेगा। मेरी भी यही इच्छा है कि मेरा बेटा मेरी तरह मजदूरी न करे, बहुत बड़ा आदमी बने, बहुत आगे बढ़े, लेकिन मैं मजबूर हूं मालिक। अच्छा, मेरी एक बात सुनो मंगरू, तुम तुम्हारे बेटे को मेरे हवाले कर दो। उसकी पढ़ाई लिखाई का सारा खर्च मैं उठाऊंगा। और हां, तुम्हारा बेटा इस गांव में नहीं शहर जाकर पढ़ेगा। मैं शहर में उसका अच्छे से स्कूल में दाखिला कर दूंगा और तुम पैसों की चिंता मत करो। उसकी पढ़ाई लिखाई का सारा खर्च मैं दूंगा। जब तुम्हें कभी मौका मिले या तुम्हारे पास उतने पैसे आए, तुम धीरे धीरे कर पैसे चुका देना, या फिर जब तुम्हारा बेटा कमाने लायक होगा तो वही चुका देगा। सच मालिक, क्या आप सच कह रहे हैं? मेरा बेटा शहर जाकर पढ़ेगा? हाँ मंगरू, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं। बस इसके लिए तुम्हें उसे अपने से दूर रखना होगा, क्योंकि यहां रहकर शहर में पढ़ाई मुमकिन नहीं, इसलिए उसे शहर में ही रहना होगा। और तुम चिंता मत करो, वहां और बहुत से बच्चे हैं जो पढ़ने के लिए वहां रह रहे हैं। उसकी रहने की सुविधा भी मैं कर दूंगा। मेरे बच्चे के भले के लिए मैं उससे दूर रहने के लिए भी तैयार हूं। इससे अच्छा मेरे लिए क्या हो सकता है कि मेरा बेटा शहर जाकर पढ़ाई करेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मालिक। मैं अभी जाकर मेरे बेटे को और मेरी पत्नी को यह बात बताता हूं। दोनों यह सुनकर बहुत खुश हो जाएंगे। फिर मंगरू खुशी खुशी घर जाता है और अपने बेटे और पत्नी को यह सारी बातें बताता है। दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। फिर दूसरे ही दिन सेठ जी मंगरू के बेटे को अपने साथ शहर लेकर जाते हैं और एक अच्छे से स्कूल में उसका दाखिला भी करवा देते हैं। ऐसे ही दिन गुजरते चले जाते हैं। एक दिन धर्मशाला में एक नव विवाहित जोड़ा आता है, जिनकी अभी अभी शादी हुई है। वह दर्शन करने के लिए वहां आते हैं और रात में वहीं रुक जाते हैं। नई नई शादी होने के कारण वह लड़की ने बहुत सारे गहने पहने होते हैं। मंगरू और रेणुका की नजर बार बार उन गहनों पर जाती है। मंगरू सोचने लगता है, इतने सारे गहने तो मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखे। अगर ये सारे गहने मुझे मिल जाए तो कितना अच्छा होता। मंगरू के मन में लालच आने लगता है। थोड़ी देर बाद रेणुका मंगरू से कहती है, आपने उस औरत के गहने देखे? मेरी तो उन गहनों से नजर ही नहीं हट रही थी। काश मेरे पास भी इतने सारे गहने होते, कितना अच्छा होता ना। मेरा तो गहने पहनने का सपना सपना ही रह गया। न जाने मुझे इतने सारे गहने कब पहनने को मिलेंगे।
रेणुका, मेरे पास एक तरकीब है। अगर तुम मेरा साथ दो तो सारे गहने तुम्हारे हो सकते हैं। तुम सोचो रेणुका, इतने सारे गहने अगर हमारे पास आ जाएंगे तो कितना अच्छा होगा। लेकिन ये सब होगा कैसे? देखो रेणुका, इसके लिए हमें उन दोनों को मारना होगा। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? ये क्या बोलते जा रहे हो? मेरी बात तो सुनो, जरा सोचकर तो देखो, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। ये दोनों अकेले ही आए हैं और रात के समय गांव का कोई भी आदमी यहाँ नहीं आता। यहाँ सिर्फ हम दोनों ही रहते हैं। अगर हमने आज रात को ही इन्हें मारकर दफना दिया, किसी को कोई पता नहीं चलेगा और ये सारे गहने हमारे हो जाएंगे। नहीं नहीं, ये गलत है। हम नहीं कर सकते। बेवकूफ मत बनो रेणुका, हमें बहुत अच्छा मौका मिला है। तुम जरा सोचकर देखो, हमने जिंदगी में बहुत कुछ देखा है, बहुत दुख झेले हैं। कभी हमें इतने पैसे नहीं मिले। ऊपर वाले ने आज हमें बहुत अच्छा मौका दिया है। कम समय में ज्यादा पैसे कमाने का यही एक रास्ता है। अगर ईमानदारी से चलेंगे तो पता नहीं पैसे कमाते कमाते हम बूढ़े हो जाएंगे। तुम जरा सोचो रेणुका, हम अपने इकलौते बच्चे को पढ़ा भी नहीं पाए। आज वह शहर जाकर पढ़ रहा है, लेकिन वह भी हमारे पैसों से नहीं, सेठ जी के पैसों से। हमारी इतनी भी औकात नहीं है कि हम अपने इकलौते बेटे को पढ़ा सके। हमारी जिंदगी पर लालत है। अगर आज हमारे पास पैसे होते तो हम खुद के पैसों से अपने बेटे को पढ़ा लिखाकर बड़ा आदमी बनाते, लेकिन अब वह दूसरों के पैसों पर पल रहा है। हमें शर्म आनी चाहिए। उसके लिए हम कभी कुछ नहीं कर पाए। मुझे लगता है अगर हम यह रास्ता चुनते हैं तो बहुत कम समय में बहुत सारे पैसे कमा लेंगे। और तुम भी तो सालों से एक ही साड़ी पहनती आ रही हो। सोचो रेणुका, अगर हमारे पास पैसे आ जाएंगे तो तुम नई नई साड़ियां खरीद पाओगी, गहना खरीद पाओगी, रानी की तरह की जियोगी। हमें यह जीवन तभी मिलेगा जब तुम मेरा साथ दोगी। बोलो रेणुका, तुम मेरा साथ देने के लिए तैयार हो? रेणुका मंगरू की बातों में आ जाती है। उसके मन में भी लालच घर देता है। लेकिन हम ये सब करेंगे कैसे? तुम एक काम करो, तुम दोनों के खाने में जहर मिला दो। जैसे ही दोनों खाना खाएंगे, उनकी जान चली जाएगी। फिर हम बहुत आसानी से इन्हें पीछे जो जंगल का रास्ता है वहां जाकर दफना देंगे। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। रेणुका को जहर की बोतल देता है और रेणुका खाना बनाते समय उसमें जहर डाल देती है। दोनों पति पत्नी खाना खाते ही नीचे गिर जाते हैं और उनकी जान चली जाती है। मंगरू और रेणुका मिलकर एक बड़ा सा गड्ढा खोदकर उन्हें वहां डाल देते हैं और उनके सारे जेवर रख लेते हैं। इतने सारे गहने देखकर दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। दोनों को अपने किए का जरा भी पछतावा नहीं होता। ये सपना है या सच? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ये सारे गहने अब मेरे हो चुके हैं। ये सब मेरी वजह से हुआ है। तुम्हें मुझे धन्यवाद कहना चाहिए। तुम तो मानने के लिए तैयारी नहीं थी। देखा, हम दोनों ने कितनी आसानी से यह सब कुछ कर दिया। अब यह सारे जेवर तुम्हारे हो चुके हैं। लेकिन रेणुका, तुम इन गहने को पहनना मत। कहीं किसी की नजर पड़ गई और इन गहनों को किसी ने पहचान लिया तो हमारा राज खुल जाएगा। हम एक काम करते हैं, मैं इन गहनों को बेच कर आता हूं। उससे जो पैसे मिलेंगे तुम उसके दूसरे गहने बना लेना, फिर कोई पहचान नहीं पाएगा। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे इन गहनों को नहीं पहनना चाहिए। मैं आज बहुत खुश हूँ। अब मैं जो चाहूँ वह खरीद सकती हूँ। अब हमें गरीबों के दिन नहीं देखने पड़ेंगे। मेरा बहुत मन है, मैं कल ही जाकर नई नई साड़ी खरीद लाती हूँ। हाँ हाँ रेणुका, क्यों नहीं, अब तुम्हें जो चाहिए वह खरीदो। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं।
फिर एक दिन एक बहुत बड़ा रईस आदमी वहां आता है और रात में वहां ठहरता है। मंगरू और उसके बीच में बातचीत होती है। वह मंगरू से कहता है, दरअसल मैं आज ही निकलने वाला था, लेकिन बहुत देर हो गई और इतनी रात में जंगल के रास्ते से जाना मुझे ठीक नहीं लगा। दरअसल मैं बहुत बड़ा व्यापारी हूं। आज मुझे एक सौदे की बहुत बड़ी रकम मिली थी, इसलिए भगवान के दर्शन करने के लिए यहां आ गया। इतनी बड़ी रकम लेकर रात को यहां से निकलना ठीक नहीं लगा। हाँ सेठ जी, आपने बहुत सही किया। जंगल में तो बहुत चोर डाकू घूमते रहते हैं, आपके साथ कुछ भी हो सकता था। आपने बहुत अच्छा किया जो आज रात यहीं रुक गए। आप थोड़ी देर आराम करिए, मैं आपको गर्मा गर्म खाना परोसा हूं। ऐसा कहकर मंगरू रेणुका के पास जाकर बोलता है, रेणुका, आज बहुत बड़ा माल हाथ लगने वाला है। तुम खाने में वही दवाई मिला दो जो पिछली बार मिलाई थी। यह एक बहुत बड़ा व्यापारी है। इसके पास एक बड़ा सा बैग है जिसमें बहुत सारे पैसे हैं। अरे वाह, यह तो बहुत अच्छी बात है। भगवान करे ऐसे व्यापारी हर रोज आए और हमें ऐसे ही ढेर सारे पैसे मिलते रहे। मैं अभी खाना लगा देती हूँ। दोनों मिलकर उस व्यापारी को भी मार डालते हैं और उसकी लाश को गड्ढा बनाकर उसमें छुपा देते हैं। उसके बाद दोनों बैग खोलकर देखते हैं तो उसमें ढेर सारे पैसे होते हैं। यह देखकर दोनों के होश उड़ जाते हैं। दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। अब दोनों के लिए यह बात आम हो जाती है। वहां जो कोई भी पैसे वाला आता है, दोनों पैसों के लिए उसे मार डालते हैं। एक दिन उस व्यापारी का बड़ा भाई वहां आता है और बोलता है, मेरा भाई एक बहुत बड़ा व्यापारी है। 4 दिन पहले यहाँ आया था। 4 दिन से उसका कुछ पता नहीं चला। क्या तुम मुझे बता सकते हो? दोनों ये सुनकर बहुत घबरा जाते हैं। मंगरू बोलता है, जी हाँ, एक बहुत बड़े व्यापारी 4 दिन पहले यहाँ आए थे, लेकिन इस रात को यहाँ से निकल गए थे। मैंने तो उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की कि इतनी रात गए जंगल के रास्ते से जाना ठीक नहीं होगा, लेकिन उन्होंने कहा उन्हें कोई जरूरी काम है तो आज ही जाना होगा, इसलिए वह वहां से चले गए। भगवान ना करें जंगल में कहीं उनके साथ कोई अनहोनी ना हुई हो। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? उन्हें कहाँ ढूंढूं? अगर सचमुच जंगल में होने कुछ हो तो नहीं गया? है ईश्वर, मेरे भाई की रक्षा करना। वह जहाँ कहीं भी हो, उन्हें जल्द से जल्द घर भेज देना। वह आदमी निराश होकर वहां से चला जाता है। ऐसे ही सालों बीत जाते हैं। रेणुका, मुझे लगता है अब हमें एक खुद का बड़ा सा घर बनवा लेना चाहिए। हमारे पास तो बहुत पैसे आ गए हैं। हम खुद का एक बहुत बड़ा घर बना सकते हैं। इसमें हम दोनों बहुत आराम से रहेंगे। येश आराम की जिंदगी जिएंगे, अपने सारे सपने पूरे करेंगे। नहीं, हमें अभी घर नहीं बनवाना चाहिए। नहीं तो लोग सोचेंगे कि हमारे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आ रहे हैं। उसके लिए हमें गांव छोड़ना पड़ेगा। हम कहीं और जाकर रहेंगे और वहां अपना आलीशान घर बनवाएंगे। यहाँ रहना हमारे लिए सुरक्षित नहीं। जब तक हमारे बेटे की पढ़ाई पूरी नहीं हो जाती, तब तक हमें यहीं रहना होगा। एक बार हमारा बेटा पढ़ लिख कर वापस आ जाए, फिर हम उसे लेकर यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे। तब तक हमें यहीं रहना होगा। देखते ही देखते सालों बीत जाते हैं और वहां जो कोई भी पैसे वाला आता है, उसके साथ वही करते हैं। ऐसा कर कर के दोनों मिलकर काफी पैसे और गहने इकट्ठा कर लेते हैं। एक दिन सेठ मंगरू से कहता है, मंगरू, तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। तुम्हारे बेटे को शहर में ही एक बहुत अच्छी नौकरी मिली है। तुम्हारा बेटा बहुत किस्मत वाला है। वह नौकरी तो अच्छे अच्छे लोगों को नहीं मिलती, लेकिन तुम्हारे बेटे को मिली है और बहुत अच्छी तनख्वाह भी है। उसकी तो किस्मत ही बन गई। अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं।
सचमुच तुम्हारे बेटे ने तुम्हारा नाम रोशन कर दिया मंगरू। क्या बात कर रहे हो सेठ जी? आप सच कह रहे हो? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। मेरे बेटे को नौकरी लगी है। हाँ मंगरू, तुम्हारी सालों की तपस्या रंग लाई। तुम्हारे बेटे की पढ़ाई पूरी होते होते उसकी नौकरी भी लग गई। ये सब आपकी वजह से हुआ है सेठ जी। अगर आप ना होते तो मेरा बेटा पढ़ लिख कर इतना बड़ा आदमी नहीं बनता। नौकरी तो दूर की बात है, वह भी मेरी तरह मजदूरी ही करता। अगर आपने हमारा साथ ना दिया होता तो पता नहीं क्या होता। और सेठ जी, हमने सालों से अपने बेटे को नहीं देखा है। हम उससे मिलना चाहते हैं, उसे देखना चाहते हैं। अब वह कितना बड़ा हो गया होगा। अरे हाँ मंगरू, मैं वही खुशखबरी तो तुम्हें देने वाला था। तुम्हारा बेटा बहुत जल्द घर आने वाला है। मैं आज ही शहर से लौटा हूं। वह मुझे कह रहा था कि उसे जैसे ही पहली तनख्वाह मिलेगी वह सबसे पहले तुमसे मिलने आएगा। तो कुछ दिन इंतजार कर लो। उसकी इच्छा है कि वह अपनी पहली तनख्वाह मिलने के बाद ही तुमसे मिलने आए। अच्छा ठीक है सेठ जी, अब इतने सालों तक इंतजार किया है तो कुछ दिन और सही, मैं इंतजार कर लूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। ऐसा कहकर मंगरू घर चला जाता है और रेणुका को सारी बातें बताता है। रेणुका यह सारी बातें सुनकर बहुत खुश हो जाती है और फिर कहती है, मैं क्या कहती हूँ, एक बार हमारे बेटे को यहाँ जाने दीजिए, फिर हम भी उसके साथ शहर चले जाएंगे और वहीं पर एक आलीशान मकान खरीद लेंगे। और हाँ, याद रहे, हम उसे कभी भी इस बात का पता नहीं चलने देंगे कि ये पैसे कहाँ से आए। अगर वो पूछेगा तो कोई कहानी बता देना कि आपको जमीन में गड़ा धन मिला था। फिर हम भी शहर चले जाएंगे और हम दोनों भी वहीं रहेंगे अपने बेटे के साथ। फिर हमें यहाँ इस धर्मशाला में रहने की कोई जरूरत नहीं। हाँ रेणुका, मैं भी उसी दिन का इंतजार कर रहा हूँ जब हमारा बेटा लौट कर आएगा। उसे एक बार यहाँ आने दो, फिर उसके बाद हमें गांव छोड़कर चले जाएंगे। सालों हो गए उसे देखा नहीं है, अब कितना बड़ा हो गया होगा ना। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। फिर एक दिन उस धर्मशाला में एक आदमी आता है जिसके पास एक बड़ा सा बैग होता है और गले में सोने की चेन होती है। जैसे ही मंगरू और रेणुका उसे देखते हैं, उनकी आंखें चमक जाती हैं। मंगरू रेणुका से कहता है, रेणुका, क्या तुम वही सोच रही हो जो मैं सोच रहा हूँ? जी, मैं वही सोच रही हूँ, लेकिन मुझे लगता है अब हमें यह काम छोड़ देना चाहिए। वैसे भी हम दोनों तो यहाँ से जाने वाले हैं। अब ये खतरा और मोल लेना मुझे ठीक नहीं लगता। कुछ दिनों की ही बात है, फिर हम दोनों यहाँ से चले जाएंगे और वैसे भी हमारे पास अब बहुत पैसे हैं। अब हमें यह काम करने की कोई जरूरत नहीं। हाँ रेणुका, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। अब हमें यह काम छोड़ देना चाहिए। लेकिन रेणुका, ये हमारा आखिरी शिकार होगा। इसके बाद मैं तुमसे वादा करता हूं, मैं यह काम करने के लिए तुम्हें कभी नहीं कहूंगा। वैसे भी हम दोनों यहां पर रहेंगे ही नहीं। हम दोनों तो शहर जाने वाले हैं ना, तो ये आखिरी बार होगा। तुमने देखा, उसके पास एक बड़ा सा बैग था और तो और उसके गले में सोने की चैन भी थी। सोचो रेणुका, बैग में कितने पैसे होंगे। आखिरी बार इसे शिकार बना लेते हैं, इसके बाद हम यह काम कभी नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन ये आखिरी बार होगा। हाँ रेणुका, पक्का ये आखिरी बार ही होगा। उसके बाद दोनों ठीक वैसा ही करते हैं। रेणुका खाना बनाती है और उस आदमी के खाने में जहर देकर उसे भी मार देते हैं और जंगल में दफना देते हैं। और जैसे ही अपने कमरे में आते हैं तो देखते हैं सेठ जी आए हुए हैं। सेठ जी को देखकर दोनों बहुत घबरा जाते हैं। अरे सेठ जी, आप इतनी रात गए, क्या बात है? अरे तुम दोनों इतने घबरा क्यों गए? मैं तो तुम दोनों के चेहरों की खुशी देखने आया था, तुम्हारी खुशी में शामिल होने आया था। लेकिन तुम दोनों तो बहुत घबराए हुए लग रहे हो। क्या बात है? तुम्हारा बेटा कहाँ है? वह तो कब का आ गया होगा।
ये आप क्या बात कर रहे हैं सेठ जी? आपने तो कहा था वह अगले महीने आने वाला है, तो आज कैसे? दरअसल तुम्हारे बेटे ने ही मुझे झूठ बोलने के लिए कहा था। वह क्या कहते हैं, वह तुम्हें कोई सरप्राइज देने वाला था। उसकी नौकरी लगे तो 3 महीने हो गए। उसने सोचा कि पहले अच्छी खासी रकम जमा कर लूं और फिर तुम दोनों के लिए अच्छी अच्छी चीज लेकर तुमसे मिलने आएगा। और आज ही तुमसे मिलने के लिए आया तो था। जब आ रहा था तो गांव के बाहर ही हमारी मुलाकात हुई थी। उसने मुझे कहा भी था कि मैं भी देखता हूं मेरे माँ और पिताजी मुझे पहचान भी पाते हैं या नहीं। ये कैसे हो सकता है कि वो अब तक घर नहीं आया? यह सुनकर दोनों के हाथ पांव कांपने लगते हैं। दोनों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। फिर मंगरू हिम्मत करके सेठ जी से कहता है, पता नहीं सेठ जी, लेकिन वह तो नहीं आया। मेरा बेटा कहाँ गया होगा? आप उसका पता लगाइए सेठ जी। मेरा जी बहुत घबरा रहा है। अब तुम मुझे भी चिंता होने लगी है, मगर तुम फिक्र मत करो, मैं उसका पता लगाता हूँ। ऐसा कहकर सेठ वहां से चला जाता है। दोनों कांपते हुए हाथों से उस आदमी का बैग खोलते हैं तो उसमें रेणुका के लिए साड़ी और कंगन होते हैं और मंगरू के लिए कपड़े होते हैं और उसमें मंगरू के बेटे का बचपन का एक खिलौना होता है जो मंगरू ने उसे जाते समय दिया था, जो उसके बेटे का पसंदीदा था। यह देखकर दोनों के होश उड़ जाते हैं। दोनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दोनों फूट फूट कर रोने लगते हैं। ये हमने क्या कर दिया? हमने अपने ही हाथों से अपने बेटे को मार दिया। क्यों बेटा, क्यों? तूने ऐसा क्यों किया? एक बार मुझे माँ कहकर पुकार देता। तेरे मुंह से माँ शब्द सुनने के लिए मैं तड़प रही थी। इतने सालों से तेरा इंतजार कर रही थी। हे भगवान, काश तूने उसे समय मेरे हाथ काट दिए होते। मैंने अपने ही इन हाथों से अपने बेटे के खाने में जहर मिला दिया। रेणुका, ये हमारे पापों की सजा है। हमारा बेटा तो हमें परखना चाहता था। वह तो हमारे आंख में चोली खेल रहा था कि हम अपने बेटे को पहचान पाते हैं या नहीं। लेकिन हम लालच में इतने अंधे हो गए थे कि हमने उसकी तरफ एक नजर देखा तक नहीं। आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। हमने दूसरों की जान लेते समय एक पल भी नहीं सोचा। हम लालच में इतने अंधे हो गए थे कि हमने कई लोगों की जान ली। उनके परिवार के बारे में एक बार भी नहीं सोचा। इसलिए आज ऊपर वाले ने हमारे बारे में नहीं सोचा और हमें इतना बड़ा दुख दे दिया कि हमारे हाथों से ही हमारे बच्चे को मार दिया। अब मैं जीना नहीं चाहती, मैं भी मर जाना चाहती हूँ। क्या करूँ मैं इतनी धन दौलत का? अगर मेरा बच्चा ही नहीं रहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं भी मर जाना चाहती हूँ। मैं अब जीना नहीं चाहती। मैं हत्यारण हूँ। मैंने अपने ही बेटे की हत्या की है। यह बात मुझे कभी जीने नहीं देगी। मैं माँ के नाम पर एक कलंक हूँ। मैंने एक माँ होकर अपने बेटे की जान ली है। इस बात के साथ में जी नहीं पाऊंगी। मैं रोज जीते जी हर पल मरूंगी। इससे अच्छा मैं एक बार ही मर जाऊं। जीने का अधिकार तो मुझे भी नहीं है रेणुका। सबसे बड़ा पापी तो मैं ही हूं। मैंने ही इस पाप की शुरुआत की थी। अगर मेरे मन में यह पाप ना आता तो आज इतना सब कुछ नहीं होता। मैं भी एक हत्यारा हूं जिसने अपने ही हाथों से अपने बेटे की जान ली है। रेणुका, तुम्हारी तरह मैं भी ये दाग लेकर जी नहीं पाऊंगा। रेणुका, आज तुम हमारे लिए वह जहर खाने में मिलाओ। जैसा हमारा बेटा तड़प तड़प कर मारा, वैसे हम भी मरेंगे। यही हमारी सजा है। दोनों भी जहर वाला खाना खाकर अपनी जान दे देते हैं। जब सेठ जी वहां पर आते हैं तो दोनों को मृत पाकर उनके भी होश उड़ जाते हैं। फिर सेठ जी को घर में एक चिट्ठी मिलती है। वह चिट्ठी पढ़कर सेठ के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सारे गांव वाले मिलकर उनका अंतिम संस्कार करते हैं।
चाचा भी बहुत बड़े सदमे में होता है और सोचता है, सब कुछ तो कितना अच्छे से चल रहा था, फिर मंगरू और रेणुका ने आत्महत्या क्यों की? ऐसा क्या हो गया था? और उसका बेटा तो शहर में पढ़ाई के लिए गया था, वह लौटेगा तो मैं उसे क्या जवाब दूंगा? क्यों मंगरू क्यों? आखिर ऐसी कौन सी मुसीबत आ गई थी जो तुझे यह कदम उठाना पड़ा? और फिर सेठ जी घर जाकर सोचते हैं, अच्छा हुआ मैंने यह बात गांव वालों को नहीं बताई। गांव वाले अभी भी सदमे में हैं कि इन दोनों ने आखिर आत्महत्या क्यों की। उस चिट्ठी ने मेरे सारे सवालों के जवाब दे दिए। ये दोनों बहुत बड़े पापी थे। उन्होंने इतने सारे लोगों की जान ली है। मुझे तो इस बारे में कभी कुछ पता ही नहीं चला। शायद इसीलिए भगवान ने ऐसा तमाचा मारा कि उनके ही हाथों अपने बेटे की जान ले ली। आज के बाद मैं उसे धर्मशाला को बंद कर दूंगा। मैं यह बात किसी को नहीं बता सकता, नहीं तो लोग मुझे ही सवाल जवाब करेंगे और मुझ पर ही इल्जाम लगाएंगे। जिनकी भी जान गई है वो सब इल्जाम मुझ पर आ जाएगा, क्योंकि मैंने मंगरू को रखा था। वह सारे लोग जिनके रिश्तेदार ने वहां जाकर अपनी जान गंवाई है, वो तो मुझे नहीं छोड़ेंगे। नहीं नहीं, मैं यह बात किसी को कभी नहीं बताऊंगा। यह राज ही रहना चाहिए। आज के बाद वहां किसी को रुकने की अनुमति नहीं दी जाएगी।